दिवाली की रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई और मैं एक रात के लिए 500 रुपये देकर 17 साल की एक लड़की को ले आया। लेकिन जब मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके कपड़े उतारे तो मैं कांप उठा, क्योंकि उसका पूरा शरीर। दीपावली के दिन की यह रात मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी। मेरी आंखें ऐसा भयानक मंजर देखकर पथरा सी गई थी। वह लड़की जिसे कुछ देर पहले मैं बहुत खुशी खुशी अपने साथ अपने घर लाया था, इस वक्त वह अपने निर्वस्त्र के साथ मेरे बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी और उसके शरीर की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दहाड़े मार मार के रोना चाहती हो, लेकिन सिसकियां कहीं उसके अंदर ही दम तोड़ गई हो। जिंदा होते हुए भी उसकी गिनती मुर्दा में थी। मैंने उस लड़की के साथ आज की रात के मजे को 4 चांद लगाने के लिए शराब पी रखी थी। मैं अभी भी शराब के नशे में चूर था, लेकिन उस लड़की की हालात ने मुझे होश में आने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16-17 साल की कम उम्र लड़की का वजूद इस हालत में मुझे देखने को मिलेगा। न जाने किस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा जुर्म किया था कि उसका सारा जिस्म। मेरा नाम अतुल है और मैं एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करता था। न ही पैसे की कोई कमी थी और न ही कोई दूसरा मसाला, लेकिन मेरी पत्नी पूनम यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन गई थी। हमेशा की तरह दीपावली के दिन भी झगड़ कर अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वह अपना सामान उठाती और मायके के घर चली जाती। मैं उसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मिजाज ही ठंडा ना होता। इसलिए जब दीपावली के दिन ही वह झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैंने भी उसे रोकने की कोशिश ना की। मैं भी रोज रोज के उसके झगड़े से तंग आ चुका था और अब कुछ वक्त का सुकून चाहता था। पूनम को लगा था कि शायद दीपावली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे नहीं रोक रहा हूं तो और ज्यादा गुस्से में घर का दरवाजा पीटकर घर से बाहर निकल गई और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस दफा मैं उसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय करूंगा। हर बार वह सुकून से अपने मायके के घर जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी खुशामद करते करते गुजार देता या फिर उसके मायके के चक्कर काटता रहता, लेकिन वह टस से मज ना होती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगा और खुद किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा। जैसे ही पूनम घर से निकली मैंने फौरन तैयारी की और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ सुलेखा बाई की हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिशें उसी के द्वार से पूरी होगी और यहीं आकर मुझे सुकून के वो लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। सुलेखा बाई ने जब मुझे दीपावली के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, वह क्या बात है अतुल साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो जो दीपावली के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर सुलेखा बाई के हवेली को रौनक लगाने आए हो। सुलेखा बाई की बात पर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर सुलेखा बाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 16 साल की एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वह यहाँ नहीं है और कम उम्र होने की वजह से डरपोक भी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम शरीफ मर्द हो, कुछ गलत नहीं करोगे। इस बेचारी के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है, हो सके तो इसका दिल लगाना। 16 साल की कम उम्र लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया और फिर सुलेखा बाई ने दाम भी बहुत ही कम बताया। सिर्फ 500 में वह मुझे पूरी रात के लिए उसे लड़की को सौंपने को तैयार हो गई थी, जबकि उस कोठी में तो कीमत 5000 से शुरू होती थी। मैंने फौरन हामी भर ली। सुलेखा बाई ने उसे लड़की को बुलवाया जिसका नाम कोमल था। वह छोटे छोटे कदम उठाती सुलेखा बाई के करीब आई तो मैं उसे देखकर पलके झुकाना भूल गया। 16 साल की उम्र में जवानी उस पर टूटकर बरसी थी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मैंने आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसा बेमिसाल हुस्न ना देखा था। मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था जो पैसे के बदले दीपावली की रात मुझे उसे हसीना के साथ गुजारने का मौका मिलने वाला था। मुझे लग रहा था कि जैसे ये रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात बनने वाली है। मेरी पत्नी पूनम भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान में जो आग थी उसने पूनम की खूबसूरती को दफन कर दिया था। अब मुझे उसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इस कोमल को देखकर मैं तो बिल्कुल ही खोसा गया था।
मैं जल्दी से सुलेखा बाई को 500 रुपये थमा दिए कि कहीं उनका इरादा बदल ही ना जाए, और उनसे वादा कर लिया कि एक रात गुजर कर मैं अगली सुबह खुद ही कोमल को उनकी हवेली ले आऊंगा। सुलेखा बाई से इजाजत लेकर मैं कोमल का हाथ थामे हवेली से बाहर निकल आया था और खुर्शी खुर्शी सोच रहा था कि पूनम को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अयाशी कर रहा हूँ। लेकिन वह कहते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता, और एक न एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये सच खुल जाएगा। कोमल को लेकर मैं सीधा अपने घर में पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली दफा था जब मैं किसी गैर औरत को तन्हाई में अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नियत में फितूर था, इसलिए मेरे माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था और उसकी जगह एक बाजारों औरत को देने वाला था। मैं कोमल को सीधे अपने बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। कोमल बहुत ही गुमसुम सी बैठी थी, ना ही कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ही कुछ सुन रही हो। मुझे लगा शायद वह कम उम्र है, इसलिए शर्मा रही है और झिझक रही है। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया और उसे और दिलासा देने की कोशिश की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटाकर उसके कपड़ों को जुदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह मर चुकी है, लेकिन नहीं, वह जिंदा थी, सांस ले रही थी। वह पलकें झपक रही थी, लेकिन उन पलों के नीचे मौजूद आंखों में जिंदगी की कोई चमक दिखाई ना दी थी। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है? तुम्हें क्या हुआ है? उसने वीरान आंखों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में खपने लगे और आहिस्ता से बोली, एक दरिंदे ने। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी से उठा दी थी। मैं खामोशी से उसका वजूद देख रहा था, जहां मौजूद निशान उसके शब्दों की गवाही दे रहे थे। पल भर में ही मेरी सारी खुमार उतर गई थी और मैं उसे छोड़कर कुछ कुछ कदम पीछे हट गया था। वह अजीब से अंदाज में कहने लगी, साहब जी, क्या बात है? आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से बिस्तर पर पड़ी, चादर उसके तन पर डाली और कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि वह कौन सा दरिंदा था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई वह सुनकर मेरी आत्मा लर्ज गई कि किस तरह वह एक दरिंदे तक पहुंची थी और उसे दरिंदे ने उसके साथ क्या किया था। कोमल की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसे ही मासूमियत थी जैसे कोमल के चेहरे पर थी। पूनम भी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उससे टकरा गया तो, और यह सोचकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वह अपने घर पहुंची थी या नहीं। मैंने अब तक उसका पता भी नहीं लिया। वह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैंने कोमल को कहा कि उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। मेरी बात सुनकर वह खड़ी हो गई और कहने लगी, साहब जी, पैसे पूरे देना, वरना सुलेखा बाई मुझे बहुत मारेगी। मैंने उसकी उम्मीद से ज्यादा पैसे उसे दिए और उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे छोड़कर मुझे पूनम की तलाश में जाना था। मैं पूनम से कितनी मोहब्बत करता था और इस बात का एहसास मुझे कोमल से मिलने के बाद हुआ था। मेरी और पूनम की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद उसी की खामियों और गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे और पूनम के साथ भी हुआ था। पूनम को हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत ने ही हमारे घर के मोहल्ले को बुरी तरह खराब कर रखा था। वह किसी मामूली सी बात पर भी राय का पहाड़ बनती और इतना झगड़ा करती कि मैं उसे बोर हो जाता। शादी के पहले ही महीने से हम दोनों के बीच एक अजीब सी जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा पूनम की तरफ से होती थी और खत्म मेरी तरफ से। मैं मर्द था और चाहता था कि जब थक हार ऑफिस से घर आऊं तो मुझे घर का सुकून और पत्नी का सुख नसीब हो, लेकिन पूनम से शादी के बाद ना ही घर का सुकून मेरे नसीब में आया था और ना ही पत्नी का सुख। मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वह किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती और उसकी इसी आदत ने ही मुझे गलत रास्तों का राही बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था और पूनम से कहीं ज्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजारने लगा था।
क्योंकि मैं जानता था कि घर जाकर सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त विक्रम ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं अपनी पसंदीदा पूनम से किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि पूनम का व्यवहार कैसे होता है, तो वह हंसा और कहने लगा, पहले इश्क ने आंखों पर पट्टी बांधी थी क्या, जो हकीकत अब दिखाई दी है। विक्रम की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वाकई में और पूनम शादी से पहले 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे थे, और उन 2 सालों में मैंने कभी पूनम का ये रूप न देखा था और न ही हमारा कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद पूनम एकदम ही बदल गई थी। विक्रम कहने लगा कि चल अतुल, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा, कोई तुझे झगड़ा करने वाला ना होगा, बस तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। विक्रम की बात पर मैंने हंसकर कहा कि क्या तुम मुझे स्वर्ग में लेकर जाने वाला है, क्योंकि जीते जी तो अब मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। मेरी बात सुनकर विक्रम जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि सुलेखा बाई की हवेली लेकर जा रहा हूँ। वहां जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए ये नाम बिल्कुल नया था। उससे पहले कभी विक्रम ने कभी किसी सुलेखा बाई का जिक्र नहीं किया था और न ही उसकी कोई ऐसी रिश्तेदारी थी। मैंने हैरत से पूछा, ये सुलेखा बाई कौन है? तो उसने फौरन ही अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ गया था कि वह ये बात अपनी पत्नी से छुपाकर कह रहा है। मुझे फौरन ही हंसी आ गई। हम दोनों एक ही कश्ती के राही थे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से बाहर ले आया और कहने लगा, ऐसी बातें जोर से नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। चल तू मेरे साथ, देखना वहां जाकर पूनम के दिए सारे दुख भूल जाएगा। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन विक्रम के आगे मेरी कहाँ चलती थी। वह मेरा जिगरी यार था और एक बार जो कह देता तो उससे पीछे नहीं हटता था। मैं यही सोचकर उसके साथ चल पड़ा कि शायद सुलेखा बाई कोई नेक और भली औरत होगी और वहां जाकर मुझे सुकून मिल जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद में और विक्रम एक बड़ी सी हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे, जिसकी शान और शौकत को देखकर मैं हैरान हो गया था। मैंने उसे पूछा कि अब तू बता, ये सुलेखा बाई कौन है? विक्रम कहने लगा कि अंदर जाकर खुद ही देख लेना। और जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान निकल गई। अंदर का तो मंजर ही कुछ और था। एक तरफ तबले की थाप थी तो दूसरी तरफ घुंघरू की झनकार। जवान और हसीन लड़कियां मदहोश थी और उनमें से कुछ इर्द गिर्द बैठे मर्दों से पैसे वसूल कर रही थी। मैंने मजबूती से विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल। मैं एक शरीफ घराने का मर्द हूँ और आज तक ऐसी जगह पर नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर विक्रम हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ सब शरीफ घरों के मर्द ही आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नीचा हमें सुख नहीं दे सकती है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती है और हमें अपने आप से खुद दूर करती है। तेरी भाभी का भी यही हाल है। उसी के रवैया ने मुझे मजबूर किया कि मैं सुलेखा बाई की हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। विक्रम ने जबरदस्ती मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई। मैंने जिंदगी में पहली दफा शराब पी थी। थोड़ी सी शराब ने मुझे पूरी तरह मदहोश कर दिया था और उसके बाद में सही और गलत भूलकर विक्रम के साथ उन जवान और हसीन लड़कियों के मुजरे का मजा लूटने लगा। पहली दफा मुझे पता चला कि सुकून और सुरूर क्या होता है। उस दिन के बाद से मैंने पूनम से झगड़ना भी छोड़ दिया और जब मेरा दिल चाहता मैं उठकर सुलेखा बाई की हवेली पहुंच जाता। यहाँ आकर मैं पूनम और उसकी मोहब्बत को भूलकर सुकून से कुछ वक्त गुजारता। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। पूनम इस बात को महसूस कर रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। अब तो हमारे झगड़ों में भी पहले जैसी बात नहीं रही थी, क्योंकि मैं घर पर बहुत ही कम गुजारने लगा था। पूनम को मुझे नई शिकायत हो गई थी कि मैं उसे वक्त नहीं देता और न जाने कहाँ कहाँ वक्त गुजार कर घर लौटता हूँ। दीपावली से एक रात पहले भी मैं रात भर विक्रम के साथ सुलेखा बाई की हवेली पर था और जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो पूनम का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। उसे मेरे साथ बाजार जाना था, लेकिन मैं मुंह फेर कर सो गया और जब मैं सोकर उठा तो उसका मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था और उसने नए सिरे से झगड़ना शुरू किया। तो मुझे भी रहा न गया और बात हद से आगे बढ़ गई, तो वह भी अपना सामान उठाकर निकल गई। मैंने भी उसे रोकने की बजाय उसे जाने दिया।
क्योंकि मैं दीपावली के ये कीमती दिन सुकून से गुजरना चाहता था। उसके जाते ही मैं सुलेखा बाई के पास पहुंच गया। सुलेखा बाई ने मुझे लड़की देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि मैं एक लंबे वक्त से उनके हवेली के चक्कर लगा रहा था और वह जानती थी कि मैं अब उसकी हवेली की हसीनाओं के दीदार के बगैर नहीं रह सकता। जवान लड़कियों को देखे बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं रहा था। मैं पूनम और उसकी मोहब्बत को भूल बैठा था। सुलेखा बाई ने जब मेरे सामने कोमल को पेश किया और सिर्फ 500 के बदले उसे मुझे पूरी रात के लिए देने की बात की, तो मैं भी खुशी खुशी उसे अपने साथ अपने घर ले आया। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ फुल एंजॉय करते हुए उसके साथ खूबसूरत लम्हे गुजारूंगा और पूनम की कमी को महसूस करने की बजाय अपनी जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करूंगा। लेकिन जब कुछ देर बाद कोमल को अपने बिस्तर पर लिटाया और अपने जज्बात को सुकून पहुंचाने की कोशिश की, तो उसके जख्म भर वजूद को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16 साल की लड़की के साथ कुछ इस कदर दरिंदगी भी की जा सकती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने शराब का एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था और मेरे पूछने पर कोमल ने मुझे बताया कि उसका यह हाल किसी गैर नहीं बल्कि उसके बाप ने किया है। वह एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। उसका बाप एक शराबी था और उसकी माँ से हरगिज भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। माँ और बाबा का झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह कोमल को ये सोचकर अपने साथ नहीं लेकर गई कि कोमल की खातिर उसका पति उसे लेने के लिए आएगा। कोमल की माँ अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उसने यह माना था कि उसका पति किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन कोमल के बाप ने उसकी मां की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने शराब के खर्चे पूरे करने के लिए कोमल को 1 लाख में एक 40 साल के आदमी के हाथ बेच दिया। कोमल मासूम और भोली भाली लड़की थी। वह समझ ही ना सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह आदमी कोमल को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया और यहाँ आकर सबसे पहले उसने कोमल को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दिया, जहां उसका पहला ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ था। कोमल बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था और सिर्फ 1000 के बदले सारी रात एक वहशी दरिंदे ने उसके वजूद को नोच डाला था। कोमल के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां जख्मों का निशान मौजूद ना होता। यहाँ तक कि जख्म इस कदर गहरे थे कि उन्हें देखकर उसकी चीखों का एहसास होना मुश्किल था। कोमल कहने लगी कि उस दरिंदे का शिकार होने के बाद उसे सुकून हो गया, क्योंकि फिर कोई दोबारा उसका जिस्म खरीदने का कोई भी ख्वाहिशमंद ना रहा और वह जिस्म फरोशी के अड्डे से सुलेखा बाई की हवेली तक पहुंचा दी गई ताकि मुजरा की महफिलों में काम आ सके। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के मुजरे के बाद कोमल थक कर बेहोश हो जाया करती थी। सुलेखा बाई कोमल के तन से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह उससे हुए फायदे को बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी कीमत सिर्फ 500 तय कर दी गई थी। सुलेखा बाई जानती थी कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ जो विक्रम की वजह से उनके कोठे का राही बना हूँ और इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने कोमल को पेश किया। मैं उसकी खूबसूरत सी शक्ल देखकर उस पर मर मिटा और 500 सुनकर तो फौरन ही उसे अपने घर ले आया। कोमल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर ना जाती और उसका बाप उसकी मां को इज्जत देकर अपने घर में जगह देता तो शायद आज वह इस दरिंदगी का शिकार न बनी होती। मैंने कोमल से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे सुलेखा बाई की हवेली से हमेशा के लिए आजाद करवाकर वापस उसके घर उसकी मां के पास भेज सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, उसका वजूद अब किसी काबिल नहीं रहा, यहाँ तक कि वह मां भी नहीं बन सकती, तो फिर पलट कर वापस जाने का क्या फायदा है। उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसे इसके बाप के रहमो करम पर छोड़ गई, तो अब कैसे अपनाएगी। वह वापस सुलेखा बाई की हवेली जाना चाहती थी। मैं खुद उसे सुलेखा बाई की हवेली छोड़ आया, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी मर्द अब उसके तन को अपनी हवस का शिकार नहीं बना सकता। उसे छोड़कर मैं सीधा पूनम के घर पहुंचा था, जहां वहां रो रो कर अपना मुंह सूजा चुकी थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कहने लगी, अभी क्यों आए हो, अपने घर में सुकून से रहो। मैंने मोहब्बत से पूनम को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया था कि एक औरत सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी में ही सुरक्षित होती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है जो मासूम सी औरत के वजूद को नाच लेते हैं। मेरा और पूनम का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था,
लेकिन मेरे उसे वक्त न देने और उसके जल्दी गुस्से में आ जाने की वजह से उस रिश्ते की खूबसूरती खत्म हो गई थी। मैंने पूनम से वादा किया था कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा, और उससे भी वादा लिया था कि वह भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलतियों और खामियों को नजरअंदाज कर देगी। जिंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि जिसे मोहब्बत की जाए, उनकी गलतियों को सुधारा जाए और उनकी खामियों को अपना लिया जाए। आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और मैं पूनम के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।